गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास देखिए अपन पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो देखिए मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के बारे में अपन ने आधे से ज़्यादा सबक पढ़ लिया है और थोड़ा बहुत सबक बचा है उसको अपन देखते हैं। तो देखिए कल अपन ने यहाँ छोड़ा था कि गरज मिर्ज़ा ने अपनी चरबी ज़बानी से चनों को घी की तली दाल बनाकर अपने दोस्त कलीम को खिलाया। तो देखिए जब कलीम साहब कहते हैं मिर्ज़ा साहब से कि मैं तो जब घर से आया था भूखा ही आया था और आप मुझे कुछ खाना खिलाइए, तो वो कहते हैं कि आपने आते ही क्यों नहीं बताया, अगर आप आते ही बता देते तो मैं आपके खाने का अच्छा इंतज़ाम कर देता। अब तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी और जो खुली होंगी वहाँ पर कोई अच्छा खाना नहीं होगा, बासी खाना होगा। बासी खाने का मतलब है कि आपका पेट खराब हो जाएगा, उससे बेहतर है कि आप भूखे ही रहें। लेकिन क्या करें, आप भूखे भी नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं, कहाँ जाता हूँ, भड़बूजे की दुकान पर जाता हूँ, वहाँ से चने लाता हूँ अगर उसकी दुकान खुल रही हो तो। फिर वहाँ से वो चने खरीद के लेकर आते हैं। वो चने बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी खुशबू आती होती है और वो मिर्ज़ा कलीम साहब को क्या खिलाते हैं, चने की तारीफ़ कर कर के, वो चने की हिकायतें सुना सुना कर कलीम साहब को चने खिला देते हैं। अब देखिए कलीम, तो देखिए कलीम भूखा तो था ही, उसे भी हमेशा से कुछ ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुए। देखिए जिस वक्त इंसान भूखा होता है तो भूख के टाइम तो उसको चटनी और रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, सूखी रोटी भी उसको बहुत अच्छी मालूम होती है। तो कलीम साहब को भूख तो लगी रही थी तो उनको भी चने खाने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया। अब देखिए मिर्ज़ा ने घर जाकर एक मेली दरी और एक कसीफ सा तकिया भेज दिया। कसीफ यानी कि मेला, तकिया भेज दिया। तो देखिए दो ही घड़ी में कलीम की हालत का इस कदर मुदगिर हो जाना इबरत का मुकाम है। तो देखिए या तो खिलवत खाना और इशरत मंजिल में था, यानी कि बहुत अच्छी जगह आराम में था। तो देखिए या अब एक मस्जिद में आकर पड़ा और मस्जिद भी ऐसी जिसका थोड़ा सा हाल हम ने ऊपर बयान कर दिया है। घर के अलवा ने नामत को लात मारकर, यानी कि घर की जितनी भी नियामतें थे उनको लात मारकर निकला था तो पहले ही वक्त में चने चबाने पड़े। तो देखिए कलीम साहब घर से निकले थे तो उनको पहली बार में चने चबाने पड़े। न चिराग, न चारपाई, न बहन, न भाई, न मोनिस, न गमख्वार, न नौकर, न खिदमतगार। मस्जिद में अकेला बैठा था जैसे, क्या कह रहे हैं, मस्जिद में अकेला बैठा था जैसे कैद खाने में हाकिम का गुनाहगार या कुफ्स में मुर्गे नो गिरफ्तार होता है। ऐसा बैठा हुआ था मस्जिद में जैसे कोई गुनाहगार कुफ्स में जेल में बैठता है। इस तरीके से कलीम साहब अकेले मस्जिद में बैठे हुए थे। घर में इतने आराम और इशरत को जो छोड़ कर आए थे तो उनको पहली ही बार में उनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो देखिए कोई और होता तो इस हालत पर तंबिया पकड़ता, अपनी हरकत से तो तौबा और अपने अमाल से इस्तग़फ़ार करता और उसी वक्त नहीं तो सवेरे गजरे दम बाप के साथ नमाज में जा शरीक होता। तो देखिए अगर और कोई होता तो तौबा करता, इस्तग़फ़ार करता और गजरे दम यानी कि सुबह की जो घंटी बजती है, सुबह के जो घंटे की आवाज़ होती है, उसी वक्त उठता और सुबह फजर की नमाज में जाकर अपने वालिद साहब के साथ शरीक होता। लेकिन कलीम को और बहुत से मज़मून सोचने थे
क्या कह रहे हैं, लेकिन कलीम को और बहुत से मजमून सोचने थे। उसने रात भर में एक कसीदा मस्जिद की हिजों में तैयार किया और एक मसनवी मिर्ज़ा की शान में। सुबह होते आँख लग गई, बेचारे रात भर परेशान रहे। तो देखिए नींद तो आती है इंसान को, तो देखिए क्या हुआ कि रात भर तो बेचारे जगते रहे, कसीदा और मसनवी लिखते रहे कि ये क्या आलम हो गया, कैसी जगह में आकर आ गया। तो देखिए सुबह आँख लग गई तो नहीं मालूम मिर्ज़ा या कोई मोहल्ले, देखिए मिर्ज़ा या मोहल्ले का कोई अय्यार टोपी, जूती, रुमाल, छड़ी, तकिया, दरी, यानी जो चीज़ कलीम के बदन से मुनफिक और उसके जिस्म से जुदा थी, ले गया। देखिए जो मिर्ज़ा साहब ने बिस्तरा पहुंचाया था, जो भी था जैसा भी था, लेकिन जैसे ही कलीम साहब की आँख लगी, कलीम साहब तो सोते रहे और उनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी दरी, उनका तकिया, उनका रुमाल, उनकी जूती, उनकी टोपी कौन ले गया। जितनी चीज़ें कलीम साहब के जिस्म से अलग थी, जुदा थी, ले गया। लेकर चंपत हो गया। कलीम यूं भी बहुत देर को सोकर उठता था। देखिए कलीम साहब की आदत में था कि वो वैसे भी लेट ही उठते थे सोकर, लेकिन उस दिन तो पूरी रात ही जागे थे। तो देखिए क्या कहते हैं, कलीम साहब की आदत में ही था कि वैसे तो लेट ही सोकर उठते थे, लेकिन उठता था। और आज रात तो एक ख़ास वजह थी कि कोई पैर सो पहर दिन चढ़े जागा, यानी कि कितने बजे जागे, बहुत लेट जागे, यानी कि 12 बजे तक ये जागे। तो देखता क्या है, फर्श मस्जिद पर पड़ा है। जैसे ही जनाब कलीम की आँख खुली तो ना दरी थी, न तकिया था, न जूती थी, न टोपी थी, न रुमाल था, कुछ भी नहीं था। और जब ये जागते हैं तो अपने आप को कहाँ पर पाते हैं, फर्श पर पाते हैं। और नींद की हालत में जो करवटें ली, तो देखिए जो नींद आ रही थी और नींद की हालत में जो इन्होंने करवटें ली हैं, तो सैरो गिर्द यानी कि धूल, भभूत, जो भीटे वगैरह और चिमगादड़ों की भीट का जम्माद, सारी गंदी चीज़ें जो उनकी भीटे थी, जो वहाँ की भभूत थी, जो वहाँ की मिट्टी थी, सारी चीज़ें जम्माद बदन पर थपा हुआ। और पूरे कलीम साहब तो नज़र ही नहीं आ रहे, उनके पूरे बदन के ऊपर, पूरी जगह के ऊपर ये सारी धूल मिट्टी और बीटे वगैरह चढ़ गई। हैरान होकर, कल्बे माहियत होकर कहीं बैठ, कई भूत ना हो तो क्या कह रहे हैं, भूत ना तो नहीं बन गया, ये क्या कह रहे हैं अपने आप को, क्या कह रहे हैं, कहीं मैं भूत तो नहीं बन गया। मिर्ज़ा को उधर को देखा, क्या कहते हैं, फिर मिर्ज़ा साहब की ने सोचा कि मिर्ज़ा साहब को सुबह आने के मेरे बारे में पूछना तो चाहिए था, लेकिन फिर भी मिर्ज़ा को उधर को देखा, इधर उधर देखा, कहीं पता नहीं। मस्जिद भी वीरान, उसमें पानी कहाँ। अब देखिए वीरान मस्जिद थी, उसमें कोई पानी का भी इंतज़ाम नहीं था। सब्र कर, अब देखिए सब्र तो करना ही था, जब कुछ चीज़ नहीं थी तो इनके पास में सब्र करके बैठे रहा कि अल्लाह का कोई बंदा इधर को आ निकले। क्या कह रहे हैं, अब सब्र करके बैठा रहा कि अल्लाह का कोई बंदा आए, इधर को आए, आ निकले, तो उसके हाथ मिर्ज़ा को बुलवाऊं, तो फिर उससे कहूँ कि भाई जाकर आप मिर्ज़ा साहब को बुलाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये मुंह हाथ धोकर खुद मिर्ज़ा तक, या फिर मैं खुद हाथ मुंह धोकर मिर्ज़ा तक पहुँचूँ, किसी से पानी का इंतज़ाम तो हो, पानी का बंदोबस्त होता तो मुँह हाथ धोता बेचारा। अब बेचारे क्या हुआ, जाऊँ
اس میں دوپہر ہونے آئی۔ اب دیکھیے انتظار میں بیٹھے رہے بیچارے، حالت خراب، اور اسی میں دوپہر ہو گئی۔ بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا۔ بہت انتظار کے بعد میں ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا۔ جوں ہی زینے پر چڑھا، یعنی کہ اس کی سیڑھیوں پر چڑھا کہ کلیم اس سے عرض کرے، یعنی کہ کلیم سے سوچے چلو اس بچے سے میں کچھ بات کہوں، کرنے کے لیے لپکا۔ وہ لڑکا اس کی حیت کی قضائی دیکھ کر، یعنی کہ اس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگا، یعنی کہ اس نے سوچا یہ کون سا بھوت آ گیا ہے۔ خدا جانے اس نے اسے بھوت سمجھا، کیا سمجھا؟ اسے بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ اب دیکھیے سٹری خیال کیا۔ کلیم نے بہتر پکارا، یعنی کہ کلیم نے بہت آوازیں دیں۔ اس لڑکے نے پیٹ کر نہ دکھایا، یعنی کہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ ناچار کلیم نے بے ہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی۔ دیکھیے بیچارہ رات کو تو بھوکا ہی تھا، پھر صبح بھی اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس نے کیا ہوا، دوبارہ سے شام ہوئی، پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشے من سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے قطب صاحب سدھارے ہیں۔ کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ ہاتھ دھونے کو پانی اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی مانگے تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام و نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ تو دیکھیے معلوم ہو۔ کلیم، میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ میں شب کو مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے، وہ دری تکیہ کہاں ہے؟ اب دیکھیے کلیم صاحب تو اپنا سوال کر ہی نہیں پا رہے، اس سے پہلے ان کے گھر والے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اچھا ہم پہچان گئے ہیں، تو وہ دری تکیہ کہاں ہے جو رات تمہارے سونے کے لیے بھیجا کیا تھا؟ تکیہ اور دری کا نام سن کر کلیم بہت چکرایا اور ابھی جواب دینے میں تعمل تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے، دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لو۔ کلیم یہ بات سن کر بھاگا، ابھی گلی کے نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست بیگ نے چور کر کے جا لیا۔ کلیم نے ہرچند مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم نے اس کا بیان سنا۔ پوچھا، کلیم نے اسے بیان سنا۔ کلیم نے ہرچند اپنا پتہ بتانے میں جھیپتا تھا، مگر چاروں ناچار اسے بتانا پڑا، لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی تیز ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ تو دیکھیے مرزا ظاہردار بیگ نے اپنی دوست کلیم کی کیسی خاطرداری کری۔ تو 12th کلاس آپ اس سبق کو خود بھی پڑھیں اور ایک بار اس کو لکھنے کی کوشش بھی کریں اور اس کے سوال جواب بھی کریں
کیونکہ آپ کے ایگزام کے اندر اس سبق کا خلاصہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو آپ اس کو ایک بار دوبارہ پڑھیں پورے سبق کو اور سمجھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے کا سبق اپن کل دیکھتے ہیں۔